हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे द यूनिट ऑफ लाइफ, इट मीन्स सेल। हमने सेल में पढ़ा था व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, बहुत स्मॉल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अगला टॉपिक हमारा था सेल थ्योरी, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। सेल थ्योरी को बहुत लोगों ने दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो है सिडलिन और सेजवान के। तो उन्होंने, ये एक तरह के जर्मन बायोनिस्ट थे। सिडलिन जो थे वो एक बायोनिस्ट हैं और सेजवान जो हैं वो जूलॉजिस्ट हैं। दोनों के दोनों ने प्लांट और एनिमल सेल के लिए बहुत अच्छा थ्योरी दिया और उन्होंने ये चीज़ बताया कि इनके अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कि जो सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो सेल के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। सेल हमारे बॉडी ऑर्गन के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी फीचर्स के लिए एक स्मॉल यूनिट है जिससे हमारा बॉडी फीचर्स कंप्लीट फॉर्म में बना हुआ है। और सेल के अंदर भी ऑर्गन होते हैं जिसको ऑर्गेनिल बोला जाता है या ऑर्गेनाइल बोला जाता है। वो क्या करते हैं कि सेल के कंप्लीट फंक्शन को वो कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ उनको फंक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो अब जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में इस यूनिट में। इस यूनिट में मैंने थ्योरी आप लोगों को प्रीवियस क्लास में दिखाई थी कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। ओवरव्यू ऑफ सेल में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया। तो ये सारे जितने भी हैं, है ना, तो इनके बारे में आप नॉर्मली बेसिस जो बेसिक बातें हैं वो सारे हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो आज हमको जानना है कि प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इससे पहले हम जानते हैं कि आपको शेप ऑफ सेल्स एंड आपको वेरियस टाइप ऑफ सेल्स आपको देखने मिलते हैं, लेकिन वो हायर कैटेगरीज्म के जो एनिमल होते हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हर एक ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक सेल बना हुआ है, उसमें आपको अलग अलग सेल स्टेज दिखाई देते हैं। तो अगर देखें तो ब्रेन के लिए नर्व सेल होता है, ठीक है। जनरली आपकी इलोंगिनेटेड जो टेरेस्ट्रियल है ये सेल्स होते हैं। अलग अलग सेल्स हैं, जैसे कि आपका मायोफिल सेल्स हैं जो राउंड या ओवल शेप के होते हैं। सेकेंड आता है वाइट नॉर्मल ब्लड, मतलब इनको वाइट सेल हम बोल सकते हैं कि WBCS, RBCS या प्लेटलेट्स, ये कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपके जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनके ये पार्ट हैं, है ना। तो हमारे पास जैसे हार्ड ऑर्गन है तो वो हार्ट जिस सेल से बना हुआ है ना, वो सेल होता है कार्डियक सेल। तो ऐसे हमारे पास सेल्स के अलग स्टेज होते हैं जो पर्टिकुलर एक ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक सेल होता है, एक यूनिट होता है जिससे फॉर्म करता है वो ऑर्गन। अगर देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी, है ना, ग्रीन एल्गी, या फिर साइटोप्लाज्म या पीपीएलओ फ्लोरोप्लेम्यूना लाइक ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है, ठीक है। अगर ये देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी आपके बैक्टीरिया में हैं या एल्गी में हैं या फिर आपके फंगी में हैं, ये कुछ कुछ में ऐसे दिखाई देंगे और इनकी जो शेप या साइज होती है वो जनरली सेम होती है, ठीक है। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर पे होते हैं, जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलस है उनमें जो सेल्स हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होंगे। सभी में इनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। वो वैरायटी, शेप की जो वैरायटी होती है या उनकी फंक्शन होते हैं वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे या उनके वर्क पे। क्लियर हो रहा है। अगर उसी में यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको ये वेल डेवलप्ड सेल्स दिखाई देता है, जैसे कि आपका इसमें अगर देखें तो पर्टिकुलर इसमें न्यूक्लियस दिखाई देगा, गोल्जी बॉडी दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा। तो बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो अलग अलग वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक हैव अ सेल wall surrounding cell membrane except in the myoplasmic, है ना, मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब इसमें देखते हैं कि द जेनेटिक मेम्ब्रेन ऑफ द बेसिकली नेक्ड, जो जेनेटिक मेम्ब्रेन होता है ये न्यूक्लियस, वो नेक्ड होते हैं, वो एक तरह के कवर में ढके हुए नहीं होते हैं। इन एडिशन टू द जीनोनॉमिक DNA सिंगल क्रोमोसोम्स, इनमें जो DNA होता है वो एक सिंगल थ्रेड जैसा दिखाई देता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक क्रोमोसोम्स होते हैं
और जनरली हम उन्हें प्लाज्मिड डीएनए या कन्फर्म सेलुलर डीएनए प्लाज्मिड भी कहते हैं, जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं। सेकेंड आता है कि ये जो एक तरह से फिनोटाइप कैरेक्टर होता है, फिनोटाइप आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पहले हमने जब स्टार्टिंग में जुलाई में एक टॉपिक पढ़े थे जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि फिनोटाइप एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें आप विजुअल कैरेक्टर को शो करते हो, मतलब कि आप विजुअल कैरेक्टर जैसे कि किसी की हाइट लंबी है, किसी की आँखें के लेंस ब्राउन कलर के हैं, बाल उनका कर्ली है, तो विजुअल कैरेक्टर को हम कहते हैं फिनोटाइप कैरेक्टर। देन जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं उनको हम कहते हैं जो जेनेटिक मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होने वाले जो क्वालिटीज़ हैं वो जेनेटिक या जिम्नोफाइट कैरेक्टर्स में आते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो एक यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर टाइप होता है, जैसे कि जो विजुअल हो जाते हैं, जैसे कि बाल का कर्ली होना या कलर का होना, फेयरनेस या डार्कनेस, ये स्किन टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं फिनोटाइप कैरेक्टर, वो डिपेंड करता है डीएनए प्लाज्मिड पे, ठीक है, क्रोमोसोम पे। तो अगर देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक में दिखाई दिया। और नो ऑर्गेनेल्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। नो ऑर्गेनेल लाइक द ones in the eukaryotic are found in the prokaryotic cells except for ribosomes. Prokaryotics have sometimes unique in the form of the insulations, ठीक है। तो अगर देखें कि इनमें जो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक की बात करें, जस्ट हमारे पास यहाँ पे यूकैरियोटिक भी है, तो अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे यूकैरियोटिक इंक्लूडिंग द प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंगी, है ना। इन यूकैरियोटिक सेल द एक्सटेंसिव compartmentations of the cytoplasm through the presence of the membrane bound organelles. Eukaryotic cells process of the organelles nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and the cytoskeletal structure. तो जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं जैसे देखा जाए प्रोटिस्टा में, प्लांट में, और जो प्रोकैरियोटिक है जो अभी आपने देखा बैक्टीरिया में, इस तरीके के दिखाई देते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें भी आपको ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आपको मैंने पहले भी बताया था 10th में। बहुत सिंपल टेक्निक है इसको पहचानना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, वो एक तरह से आपको हेल्प करता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ, ठीक है। अब अगर आगे चैप्टर हम देखते हैं तो आगे आपको 2 सेल्स डायग्राम दिखाई देंगे आपके बुक में। फर्स्ट यहाँ पे आपको ए जो है ये वाला प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अगर देखें तो यहाँ पे ये जो आपको थिक लेयर दिखाई दे रहा है, काफ़ी मोटी एक परत दिखाई देती है, जो कवर है वो है आपका ये वाला, जो आपका कवर है ये है आपका वॉल, मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह का सेल वॉल होता है, ठीक है, दीवार होती है सेल वॉल, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेल वॉल। साथ ही साथ अगर इसमें देखें तो सेल वॉल के जस्ट आपको यहाँ पे मिडिल लैमेला मिलेगा। ये जो पोर्शन होता है ये स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस के प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं। तो मिडिल लैमेला का मेन वर्क यही होता है। और अगर देखें तो यहाँ पे एक और जस्ट इस लेयर के बाद इधर आपको एक और लेयर दिखाई देगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही पतला होता है इसमें। और अगर देखें तो एनिमल में आपको सेल वॉल तो नहीं दिखाई देगा, डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपका सेल्स के ऑर्गेनल्स दिखाई देते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें जो थिकनेस होती है एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो कंपेयर देन इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मतलब इनकी जो मोटाई होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत पतली और महीन, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होता है। सेकंड अगर देखें कि यहाँ पे कुछ आपको ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं,
तो ये जो बड़ा सा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेन वर्क करता है जितने भी एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट में उनको बाहर रिलीज़ करने के लिए, और वाटर के लेवल को प्लांट में बैलेंस बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट मतलब रोल निभाता है। बोल सकते हैं कि इनका इम्पॉर्टेंट वर्क यही होता है कि एक तो वाटर के लेवल को बैलेंस करता है, साथ ही साथ प्लांट में ये ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। अगर देखिए आगे यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है एक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, इसके अंदर जो एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अलग से स्ट्रक्चर, वो है न्यूक्लियोल्स, है ना। और ये जो आपको बाहर दिखाई देगा वो है न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियर एनवलप एक तरह से मतलब बोल सकते हैं कि ये घिरा हुआ होता है, काफ़ी एक कवर होती है न्यूक्लियर कवर जिसको न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और आरएनए के सेगमेंट पाए जाते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियोल्स होता है, ठीक है, जो कि डिवीज़न के वक्त इम्पोर्टेंट रोल करता है, ठीक है। अगर आते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको बंचेस दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बंचेस हैं, इन बंचेस को कंप्लीट फॉर्म में हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। गोल्जी एपरेटस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी सिंथेसिस ऑफ फैट, है ना। तो ये क्या करते हैं कि जितने भी फैट हैं या जितने भी वो ऑयल हैं उनको या लिपिड्स हैं उनको सिंथेसिस करने का वर्क करते हैं। साथ ही साथ ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती हैं, कैब्रस साइकिल होता है प्लांट में, उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गोल्जी एपरेटस। देन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ स्मूथ राउंड शेप में स्ट्रक्चर है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो हम राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, साथ ही साथ ये प्रोटीन्स को, प्रोटीन या एमिनो एसिड के जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे आपको ये ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये देखो बन लाइक स्ट्रक्चर। तो जो बर्गर या फिर हम पाव भाजी में यूज़ करते हैं ब्रेड, तो उस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आपको माइटोकॉन्ड्रिया मालूम है कि ये एक एनर्जी हाउस होता है, पूरे सेल्स का एनर्जी हाउस होता है, ठीक है। और इससे पूरी एनर्जी सेल्स को मिलती है बाकी फंक्शन कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ जब बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो या न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिल या फिर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है कि न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, तो कुछ दिनों तक इसमें स्टोरेज जो एनर्जी होती है वो सेल्स को काम करने में हेल्प करती है, वर्क करने में हेल्प करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इस शेप्ड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं, और जब तक ये क्लोरोप्लास्ट है तभी वो पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर क्लोरोप्लास्ट सेल्स से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जाएंगे तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये साइटोप्लाज्म जो इसमें फ्लूइड भरा होता है, ये दिख रहा है आपको, ये फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म। ये एक तरह का सेल्स न्यूट्रिशन लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिससे ये इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट ये लेते हैं और बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है उनको वो डिस्चार्ज करते हैं। तो ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन पूरे ऑर्गेनेल्स के लिए। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूबुलस दिखाई देगा। माइक्रोट्यूबुलस एक पतले से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोट्यूबुलस इट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क, जितने भी मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सेल्स में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं एक्स्ट्रा, तो उन सभी को क्लीन करने का काम करता है। जैसे कि एनिमल में जो होता है लाइजोसोम्स होते हैं, तो लाइजोसोम एक तरह से जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। माइक्रोट्यूबुलस एक तरह से वर्क करता है ऑस्मोसिस प्रेशर में को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन में भी वर्क करेगा सेल्स के, और सेल्स को एक तरह से जितने भी फ्लूइड हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ माइक्रोट्यूबुलस। it is containing the balance of fluid and osmosis pressure and also balanced respiration function in plant या स्टोमेटा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपने पूरी चीज़ पढ़ ली है। इस जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपको मालूम है कि उनका वर्क तो क्या होगा, सिर्फ प्रोटीन फैक्ट्री का होगा। प्लाज्मोडीमेटा जनरली ये सेल वॉल का ऊपरी लेयर होता है, अपर सरफेस, ठीक है। तो प्लाज्मोडीमेटा एक तरह से प्रोटेक्शन का वर्क करता है, प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेल्स, दैट्स इट। हम एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल्स में भी सेम फीचर्स हैं, कुछ कुछ फीचर्स इसमें नहीं मिलेंगे जो कि प्लांट में मिले, जैसे कि आपको क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं मिलेगा क्योंकि हम हरे नहीं दिखाई देते। और सेकंड है, इसमें सेल वॉल भी नहीं होगा, प्लाज्मोडीमेटा भी नहीं होगा, और इसमें बस इतनी सारी चीज़ें हमारे में नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं कि एनिमल सेल्स जो होते हैं, जो वेल डेवलप हायर कैटेगरी के एनिमल्स में दिखाई देते हैं, तो इनमें जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपको मालूम है, ये अपने प्लांट में भी पड़ा हुआ है, जस्ट यही है, ये है गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसके अंदर एक क्रोमैटिन नेट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द कॉल्ड ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ट्रांसफर द जेनेटिकल कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सेकेंड अगर देखें तो यहाँ पे भी ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एटीपी एंड एनर्जी पावर ऑफ हाउस। एंड सेकेंड आता है सेंट्रोल। इट इज़ लाइक सन लाइक स्ट्रक्चर, एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रोल दैट सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द डिवीजन प्लेट। ये जो सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस है, म्यूसिस है या एमिनोसिस है, तो इसमें ये सेंट्रोसोल क्या करता है कि एक डिवीज़न प्लेट बनाता है, एंड देन दैट इज़ ये क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस में हेल्प करता है, न्यूक्लियस डिवीज़न में हेल्प करेगा, फिर उसके बाद आपके सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो ये सेंट्रियोल का क्लियर हुआ। सेकेंड आते हैं, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बंचेस दिखाई दे रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड द गोल्जी बॉडी, दैट इज़ कंट्रोल द फैट एंड लिपिड्स, है ना। जितने भी ऑयली हैं या फैटी एसिड हैं तो उनको वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड इज कॉल्ड द गोल्जी एपरेटस। तो हम जो डाइजेशन करता है उसको गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। सेकेंड आता है, यहाँ पे आपको इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये है माइक्रोविली। इट इज़ कनेक्शन ऑफ द अनदर सेल्स, दूसरे सेल से ये क्या करेगा, कनेक्ट करने का हेल्प करता है, और एक दूसरे से ये जुड़ते हैं और फिर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, अरेंजमेंट में हेल्प करता है। सेल पर्टिकुलर अरेंजमेंट करती है और टिश्यू का फॉर्म करती है। सभी तरफ से एक पतले लेयर स्ट्रक्चर होती है, जो लेयर स्ट्रक्चर बनी होती है प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, दैट इज़ द सैंडविच स्ट्रक्चर। हम आगे पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। देन अब हमको यहाँ पे देखना है, न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया, गोल्जी बॉडी कंप्लीट हो गया। इसमें ये जो है ये आपका राइबोसोम है जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, सेम वही चीज़ है, बस इसमें क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना, और आपको बाकी सारी चीज़ मिलेंगे। इसमें साइटोप्लाज्म भी है, इसके अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपके प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के सारे फीचर्स ख़त्म होते हैं। अब हम पर्टिकुलर वन बाय वन एक एक फीचर्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो।